यमुना नदी में टॉक्सिक झाग बन रहे हैं जो कि इंडस्ट्री से निकले वेस्ट के कारण है, किंतु ये पर्यावरण का महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिवाली के पटाखों से नहीं हो रहा है और दिल्ली में वो सरकार नहीं है जो सेंटर में है। यदि वही सरकार होती तो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स तक चहुं और हर दिशा में यही ढिंडोरा पिट रहा होता। अब जब कमबख्तों ने इस इतने से मुद्दे पर विवाद करना शुरू किया तो उनकी घृणा से लिप्त मानसिकता उजागर हो गई और देवतुल्य अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए यमुना में बैरिकेडिंग करा दी और कहा अब झाग नहीं आएंगे। 2 घंटे में यमुना क्लीन कर दी। यही नहीं, केजरीवाल जी ने यमुना में पानी का छिड़काव भी करवाया। क्यों करवाया वो मत पूछना, पर करवाया। पूछना तो ये भी मना है कि यमुना को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय 2400 करोड़ रुपए दिए, जिसमें सीवर का जो 3500 मिलियन लीटर गंदा पानी यमुना में गिरता है उसे ट्रीट करना था, उसे भी ट्रीट नहीं किया गया। इन झागों और दिल्ली के पॉल्यूशन को देखकर यदि आपने पूछ लिया कि 940 करोड़ एड पर खर्च करने की बजाय पॉल्यूशन की रोकथाम पर कुछ कर लेते तो कैसा रहता, तो युग पुरुष जी आपको बताएंगे कि केवल 57 करोड़ पॉल्यूशन की एड पर खर्च किया गया है। तो गुरु, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स करने नहीं बल्कि बदलने आया था वो यहाँ पर पॉलिटिक्स कर गया तगड़ी वाली। भाई ने यहाँ 57 करोड़ खर्च केवल पॉल्यूशन की एड पर बोला, लेकिन टोटल 940 करोड़ को दबा गया। और वैसे ना गवर्नमेंट को ऐड करनी भी चाहिए, जागरूकता तभी आएगी, कैंपेन चलानी भी चाहिए, बात तभी बनेगी, पर सच भी बोल देना चाहिए। वैसे तो यमुना में स्वर्ग वाली फीलिंग आती देख हमें लगा कि हमने अब सब देख लिया है, लेकिन सब देखना बाकी था पद्मश्री अवार्ड में भारत का बदलता चेहरा देखना। ये सरकार फासिस्ट है, राइट विंग को LGBTQ पसंद नहीं है, वो उनसे घृणा करते हैं, कुछ इस प्रकार के कैंपेन चलाए गए थे। लेकिन वर्ष 2019 में पहली बार भारत के पद्मश्री इतिहास में किसी ट्रांसजेंडर को, जिनका नाम नर्तकी नटराज था, उन्हें पद्मश्री यानी कि वन ऑफ द बेस्ट नागरिक सम्मान जो भारत में दिया जाता है उसे सम्मानित किया गया। या फिर इस प्रकार के दृश्य जो हृदयगामी हो, ना पांव में चप्पल, ना तन पर डिजाइनर वस्त्र, ना होकर भी धोती कुर्ते में पद्मश्री लेने आ गया कोई। कैसे पद्म अवार्ड्स पिछले कुछ वर्षों में बदले हैं, उसके ऊपर आज की पूरी चर्चा रहेगी, कंगना से करण तक सब। और यकीन मानिए अंत तक इस वीडियो के आपके मन में कुछ अजीब सी सिरहन अवश्य होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो शुरू करते हैं एक इन्वेस्टिगेशन से। ब्रिटेन का एक अवार्ड नाइटहुड, यह अवार्ड दिया जाता है ब्रिटेन के राज परिवार के द्वारा उन लोगों को जो ब्रिटेन के लिए कुछ बढ़िया कार्य करते हैं, और यह अवार्ड विदेशियों को भी दिया जाता है। तो एक बार यह अवार्ड दिया गया एक रशियन बैंकर को और एक बार दिया गया एक सऊदी के बिजनेसमैन टाइकून को, और इस अवार्ड के बदले प्रिंस चार्ल्स के एनजीओ में भारी फंडिंग की गई इन लोगों के द्वारा। और इस इन्वेस्टिगेशन के उपरांत बड़े लोगों ने इसे लीगलाइज्ड ब्राइबरी का नाम दिया। नाइटहुड की ही तरह भारत में पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं और पद्म पुरस्कार भी उन्हीं लोगों को अब तक दिए गए जो इकोसिस्टम के पार्ट हो, लुटियंस हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी तक 1954 यानी जब से पद्म अवार्ड शुरू हुए तब से अब तक करीब 4000 लोगों को यह अवार्ड मिला। उनमें से 1500 लोग केवल दिल्ली और मुंबई से आते हैं। वाह, यानी देश की भलाई का सारा ठेका दिल्ली और मुंबई के लोगों ने ही ले रखा है, बाकी के सभी लोग देश का समूल नाश करने पर ही तुले होंगे। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी और इनका मकसद था कला, खेल और सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 1960 के दशक में ये पुरस्कार नेताओं और उनके परिवारों को, लोगों को खुश करने का एक जरिया बन गए। वर्ष 1955 से 2016 के बीच कुल 4284 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 4000 लोगों में से 793 लोग ऐसे थे जो दिल्ली में रहते थे और राजनीतिक रसूख वाले बड़े बड़े परिवारों के करीबी थे। दिल्ली के बाद इन पुरस्कारों के लिए दूसरी पसंद महाराष्ट्र के लोग हुआ करते थे, क्योंकि
इस समय अवधि में महाराष्ट्र के 748 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, लेकिन ऐसे लोगों को का नंबर कभी नहीं आया जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम करते हैं और इस देश के असली नायक। पर क्या बाकी के बचे 2500 पद्म अवार्ड्स डिजर्विंग लोगों को दिए गए? जी, उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय में। किसी ने सही ही बोला है कि बहुत बुरा लगता है जब आप योग्य हो और कोई आपकी योग्यता को ना पहचाने, तकलीफ होती है। लेकिन वर्ष 2017 से पहले कोई यदि देश के लिए अच्छा कार्य करे और उसे पद्म पुरस्कार ना मिले तो उसे तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था कि पद्म अवार्ड के लिए अच्छे कार्य से अधिक अच्छे कनेक्शन की आवश्यकता है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाली न्यूज लॉन्ड्री खुद मान रही है। उन्होंने तो यहां तक मान लिया कि पहले जो पद्म अवार्ड्स दिए जाते थे वो केवल और केवल ऑथर्स, आर्टिस्ट्स, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट, बरकत को भी मिला था भाई, ब्यूरोक्रेट्स और इवन शेडी एनआरआई बिजनेसमैन को दिए जाते थे। ये न्यूज लॉन्ड्री खुद मान रहा है भाई, हमारा कुछ नहीं कहना है इसमें। फिर दिन बदले, सरकार बदली और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनको ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिलने लगा। कोई फल बेचता है पर जीवन भर की पूरी कमाई बच्चों को पढ़ाने में लगा देता है। कोई केवल लगी हुई है पेड़ लगाने में और अपने बूते पर 30,000 पेड़ लगा देती है। कोई ट्रांसजेंडर है, कोई डायन है, कुछ नहीं देखा, केवल देखी गई योग्यता। जिस भाजपा और आरएसएस को एलजीबीटी के अगेंस्ट बताते थे, जेएनयू प्रेरित प्लेकार्ड लेकर खड़े हो जाते थे, वो भाजपा आरएसएस का एक व्यक्ति सत्ता में आता और पहली बार 2019 में एक ट्रांसजेंडर को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और आप इन्हें एलजीबीटीक्यू के विरुद्ध बताते हैं। पर चलिए अब बात करते हैं कि ये परिवर्तन आया कैसे। 25 जनवरी 2017 प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि पद्म अवार्ड्स केवल और केवल मेरिट पर दिया जाएगा, कोई लॉबिंग नहीं की जाएगी जैसे अभी तक चलती आई है। और वर्ष 2017 में ही इसके परिणाम देखने को मिल गए। पहली बार दिल्ली से केवल 5 लोगों को चुना गया। ट्राइबल्स, अनुसूचित जाति जनजातियों को पद्म अवार्ड मिलने लगे। रिकॉग्नाइजेबल फेस की जगह जिसने बढ़िया कार्य किया उसे सम्मान मिला। अब जानते हैं कि 2017 से पहले और 2017 के उपरांत क्या बदला। तो 2017 से पहले एक कमेटी बनती थी, उसे मिनिस्टर्स या रसूख वाले लोग परामर्श दिया करते थे कि इसको पद्म मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, और उस लॉबी में पद्म अवार्ड्स घूमते रहते थे। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न उन्हीं के ही प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही दे दिया गया और सरदार पटेल को छोड़ दिया गया। लेकिन 2017 में अनाउंसमेंट की गई, अब लोग सजेस्ट करेंगे कि उनके एरिया में कौन बढ़िया कार्य कर रहा है। पब्लिक रिकमेंडेशन को समिति जज करेगी और रिकमेंडेड लोगों के कार्य को परखेगी। उसके उपरांत पद्म अवार्ड दिया जाएगा। और बस इसीलिए आज बिना चप्पल पहने, कोई धोती कुर्ता पहने लोग अवार्ड लेने आ रहे हैं। और ये एक बड़ा कारण है लुटियंस का नरेंद्र मोदी से घृणा करने का। बरखा दत्त ने तो एक बार ये भी बताया था कि पहले पत्रकारों को बड़ा तगड़ा ट्रीटमेंट मिलता था, प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में बिठाकर विदेशों में ले जाया जाता था, घुमाया फिराया जाता था। मोदी ने आकर सब बंद कर दिया। No, even when you're on India's side and you travel, we're all on India's side. And when we travel abroad, we travel as Indian journalists. I have been on 2 trips that the Prime Minister has made abroad. Other than the Joint Secretary for External Publicity in the Ministry of External Affairs, almost nobody talks to you on or off. I don't just mean me. Nobody talks to the media. I don't know if there are 1 or 2 journalists they like and they talk to them. But generally the media contingent who travel now on their own, and I think that's a fine thing that you pay for the ticket and you don't take an Air India freebie. But, if there's an India-Pakistan meeting happening, there was a time when the national security, okay, so the Gandhis never spoke to anybody either, but the national security advisor would, somebody, there will be a principal secretary, the prime minister would, there were people who sat you down. Gave the information, yeah. Or gave you at least India's point of view. Okay, forget other kinds of stories. At least when it involves other countries, talk to us. Why don't you talk to us? I mean, it's become so frustrating to cover a prime minister's trip because nobody talks to you. अब भाई कारगिल की लोकेशन बताओ, 2008 में हिंदू टेरर जैसी कहानियां चलाओ और उसके बाद पद्मश्री ले जाओ।
आसान था। यहां तक कि राडिया टेप में कौन मिनिस्टर बने ये तक डिसाइड करो, सब बढ़िया चल रहा था। फिर सब बंद हो गया तो भाई घृणा तो बनती है ना। अब चलते हैं कि ये घृणा से ओतप्रोत लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो जी घृणा ऐसी है कि वो सर चढ़कर अभी भी बोल रही है। लिखा गया कहां जी, द प्रिंट में लिखा गया। द प्रिंट किसका? शेखर गुप्ता का। उन्हें तो पद्म भूषण ही दे दिया गया था 2009 में। आर्टिकल किसने लिखा जी? आर्टिकल लिखा फातिमा खान ने। आर्टिकल में क्या लिखा? आर्टिकल में लिखा गया कि पद्म अवार्ड्स 5 पोल बाउंड स्टेट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे और 29% जो अवार्ड्स हैं उनमें 5 पोल बाउंड स्टेट्स के लोग हैं। वाह, जब कुछ बुराई करने को नहीं मिला तो यही लिख दो। ये बताओ कि उन व्यक्तियों का जो कार्य है वो पद्मश्री लेने योग्य था या नहीं। फिर कंगना रनौत के ऊपर पूरा गुस्सा निकाल दिया गया। साहिमा ने कह दिया कि आज के बाद कंगना की कोई मूवी नहीं देखूंगी। आरफा ने कंगना को पद्मश्री मिलने पर प्रश्न उठा दिए और फिर कह दिया गया कि भाजपा के लिए बोलती है ना, इसलिए अवार्ड मिला है। पर भाई ये बताइए, एक एक्ट्रेस जिसने 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं उसे पद्मश्री नहीं दिया जा सकता क्या? और यदि आप कहते हैं कि उसने कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिसके चलते उसको ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, तो भैया नेहरू जी ने भी चीन को भारत का एक बड़ा हिस्सा देने के बाद पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी। तो नेहरू जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, चीन ने हमारी भूमि ले ली तो क्या हुआ, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। मौलाना आजाद ने भी कई ऐसी स्टेटमेंट दी जो एंटी हिंदू थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ही लगा दी थी। तो भाई इनसे भी भारत रत्न ले लो। केवल घृणा के चलते आप कुछ लिख रहे हो, वो कितना सही है आप समझ सकते हो। तो आशान्वित हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें patreon.com पर सपोर्ट करेंगे, ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट करेंगे। भोकाल फैक्ट्री पर आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।